Hello students, today we will discuss the chapter respiration in plants, and this chapter is very important for your class 11 as well as upcoming NEET exam. First of all, we should know what is respiration. Now we know, हम जानते हैं सारे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, दे नीड एनर्जी. अब उन्हें एनर्जी चाहिए, क्यों चाहिए एनर्जी? क्योंकि दे हैव टू परफॉर्म देयर डेली एक्टिविटीज. उन्हें क्या करनी है? अपनी डेली एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, जैसे एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन एंड इवन ब्रीदिंग. तो इन सब एक्टिविटीज के लिए क्या चाहिए? उन्हें एनर्जी चाहिए. नाउ वेयर डज ऑल दिस एनर्जी कम फ्रॉम? सारी एनर्जी जो उन्हें चाहिए वो कहाँ से आती है? ये सारी एनर्जी कहाँ से आती है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से आती है, जिसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन भी कहते हैं. हाउ इज दिस एनर्जी यूटिलाइज? अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये एनर्जी कैसे यूटिलाइज होती है. तो ये एनर्जी कैसे यूटिलाइज होती है? एनर्जी यूटिलाइज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. हमें पता है एटीपी क्या है? हमारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. और हम एटीपी को क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं. तो ये सारी एनर्जी किसके फॉर्म में होती है? हमारी एटीपी की फॉर्म में यूज होती है. नाउ डू ऑल द फूड्स गिव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी? ये क्वेश्चन है कि क्या सारे खाने, सारे फूड सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं हमें? इसका आंसर है नो. क्योंकि सारे फूड क्या है? सारा जो फूड है दैट इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, अलग अलग चीजों से बने हुए हैं. अब सारे हमें सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी कैसे देंगे? तो हमारे फूड किससे बने हुए हैं? हमें पता है हमारा जो खाना है किससे बना हुआ है? अलग अलग कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है, फैट से बना हुआ है, शुगर से बना हुआ है. ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट हैं हमारे फूड के. अब क्वेश्चन ये है कि सारे फूड सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं? नहीं. कुछ फूड हैं जो ज्यादा एनर्जी देते हैं, कुछ फूड हैं जो कम एनर्जी देते हैं. तो डिपेंड करता है कि जो खाने का जो कंपोजिशन है वो किससे बना है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब से बने हुए हमारे सारे फूड. तो डिपेंड करता है कि कंपोजिशन क्या है, उसी के बेसिस पे वो डिफरेंट टाइप एनर्जी देते हैं. कुछ फूड बहुत ज्यादा एनर्जी देंगे हमें, जैसे हमारे फैट से हमें बहुत एनर्जी मिलती है, घी से बहुत एनर्जी मिलती है. कुछ क्या है? कम एनर्जी देंगे. तो सब सारे डिफरेंट फूड्स गिव डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी. नाउ वेयर डू प्लांट्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम? जो सारे प्लांट्स हैं उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? ये तो हमने ह्यूमन बींग्स की बात करी है, एनिमल्स की करी, कि उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? उनको खाने से मिलती है. लेकिन नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि जो प्लांट्स हैं हमारे, उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? उनको एनर्जी मिलती है रेस्पिरेशन से. तो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. जो हम खाना खाते हैं उसको क्या है? छोटे छोटे कंपोनेंट्स में टूटता है, उनका ऑक्सीडेशन होता है, और जिससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. और वो एनर्जी क्या करते हैं? हम यूटिलाइज करते हैं अपनी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए. सिमिलरली प्लांट्स को कहाँ से मिलती है? रेस्पिरेशन से मिलती है एनर्जी. डू प्लांट्स ईट? क्या प्लांट्स खाना खाते हैं? प्लांट्स क्या करते हैं? नो. कि खाना नहीं खाते. प्लांट्स क्या करते हैं? खाना तो उन्हें नहीं मिलता, लेकिन क्या करते हैं? वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना मैन्युफैक्चर करते हैं, बाहर से नहीं लेते. सो ऑल द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेस कहाँ से ऑब्टेन होती है? हमारे ऑक्सीडेशन ऑफ सम मैक्रोमोलिक्यूल से. जो हम खाना खाते हैं वो कंपोनेंट छोटे छोटे कंपोनेंट्स में टूटते हैं और क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. और उसको हम क्या कहते हैं? फूड. तो हमें एनर्जी कहाँ से मिल रही है? हमें अल्टीमेटली एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है. नाउ ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. अब जो प्लांट्स हैं और साइनोबैक्टीरिया हैं वो खाना तो नहीं खाते, लेकिन कहाँ से वो क्या करते हैं? अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं.
कैसे प्रिपेयर करते हैं? फोटोसिंथेसिस से प्रिपेयर करते हैं। हमें पता है फोटोसिंथेसिस क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। फोटोसिंथेसिस क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ फूड in presence of sunlight, water। ठीक है, तो क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। तो जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं और साइनोबैक्टीरिया है, ये बाहर से खाना नहीं खाते, ये क्या करते हैं? अपने खाना बनाते हैं। किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। और फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? लीव्स में होता है। लीव्स में क्या होता है? स्टोमेटा होता है। वहां क्या होता है? लीव्स इज नोन एज किचन ऑफ प्लांट्स। तो लीव्स में क्या होता है? इनका फोटोसिंथेसिस होता है, जिससे वो क्या करते हैं? अपने खाने को मैन्युफैक्चर करते हैं। अब कैसे करते हैं? वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं, और ये लाइट एनर्जी क्या करती है? ये लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें? केमिकल एनर्जी। और ये केमिकल एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या बनता है? इनका खाना बन जाता है, मैन्युफैक्चर हो जाता है फूड का। नाउ कार्बोहाइड्रेट क्या है? जैसे ग्लूकोज है, सुक्रोज है, स्टार्च है, दीज आर फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। नॉट ऑल द सेल्स प्रिपेयर फूड, ओनली सेल्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट प्रिपेयर फूड। तो हमें पता है हमारे प्लांट की सारी सेल्स खाना नहीं बनाती। कौन सी सेल्स खाना बनाती हैं? वही सेल्स खाना बनाती हैं जिसमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, उन्हें फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है? क्लोरोफिल जरूरी है। इसलिए वही सेल्स खाना बनाती हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। और हमें पता है कि हमारे क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स होती है लीव्स में। क्यों? हमने देखा है हमारी लीव्स कैसी होती है? ग्रीन कलर की होती है। व्हाई दे आर ग्रीन? बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल। हमारी लीव्स कैसी होती है? ग्रीन कलर की होती हैं। और ग्रीन कलर की लीव्स होंगी तो हमें पता है हमारा क्लोरोफिल कैसा है? ग्रीन कलर पिगमेंट है। तो अगर ग्रीन कलर की लीव्स हैं तो इसका मतलब उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और हमारी वही सेल्स खाना बनाएंगी जो जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो सारी सेल्स हमारे प्लांट्स की खाना नहीं बनाती, सिर्फ लीव्स में ही खाना मैन्युफैक्चर होता है, फोटोसिंथेसिस, जिससे कार्बोहाइड्रेट बनता है और उनका फूड मैन्युफैक्चर होता है। Now only green plants and cyanobacteria prepare their food by process which is known as photosynthesis। मैंने बता दिया photosynthesis के से क्या? सिर्फ green plants जो हैं और cyanobacteria हैं वो ही खाना बना रहे हैं इस प्रोसेस से, जिसे हम कह रहे हैं photosynthesis। Now you can see this is the structure of leaf। हम देख सकते हैं लीफ का स्ट्रक्चर है। कैसी है लीफ? हमारी ग्रीन है। इसका मतलब क्या है? कि इस लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अब हमें देखे कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है? कंबाइन कर रही है। कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है इसमें, लीव्स में। और क्या हो रहा है? एयर बाहर आ रही है, वाटर अंदर जा रहा है, सनलाइट मिल रही है, क्लोरोप्लास्ट हमारी लीव्स में है ही, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है। तो ये सारा हम दिखा रहे हैं। दिस इज द डायग्राम विच इज शोइंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बन रहा है? ये देखो, दिस इज क्लोरोप्लास्ट। तो लीफ के अंदर क्या है भाई? क्लोरोप्लास्ट है। और इन सब की प्रेजेंस में क्या हो रहा है? कौन सा प्रोसेस हो रहा है? फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है लीव्स में। ये देख रहे हैं हम, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? ये थैलेकोइड है, ग्रेना है। और इसके अंदर क्या है? हम देख रहे हैं क्लोरोफिल है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। ये क्या है? दिस इज सनलाइट। इसके अंदर सनलाइट ट्रैप हो रही है, और सनलाइट किस में कन्वर्ट होगी? केमिकल एनर्जी में। तो हमारी सनलाइट क्या दे रही है? लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी में।
और वाटर भी जा रहा है, वाटर की प्रेजेंस में एयर भी है। तो दिस अल्टीमेटली दिस प्रोसेस इज occurring and this is known as photosynthesis। तो कहाँ हो रहा है फोटोसिंथेसिस? लीव्स में हो रहा है हमारे प्लांट की, क्योंकि वो ग्रीन कलर की है, दैट मीन्स उनके अंदर क्लोरोफिल है। और अल्टीमेटली क्या बना रही है भाई? कार्बोहाइड्रेट बना रही है, शुगर बना रही है। तो ये सब मिलके क्या प्रोसेस हो रहा है? फोटोसिंथेसिस। और उनका खाना बन रहा है, क्या है? कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, स्टार्च बन रहा है। दिस इज शुगर, यू कैन सी। तो अल्टीमेटली क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है? खाना मैन्युफैक्चर हो रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? शुगर कह रहे हैं। तो इस तरह से लीफ में क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस हो रहा है इन सारे इंग्रेडिएंट्स के मदद से। ना ये तो हमने बात करी कि प्लांट्स की, कि प्लांट्स में खाना कहाँ से आता है, खाना कैसे बनता है। अब हमारे एनिमल्स की हम बात करें तो एनिमल्स तो खुद खाना बनाते नहीं है। एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स तो बाहर से खाना खाते हैं। तो एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स डायरेक्टली, विच इज नोन एज हर्बीवोर, और इनडायरेक्टली कार्निवोर। तो जो एनिमल्स क्या करते हैं? ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, प्लांट से फूड डायरेक्टली लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स कहते हैं। और जो इनडायरेक्टली लेते हैं, जो नॉन वेज भी खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कार्निवोर्स कहते हैं। नाउ दिस इज द साइकिल, यू कैन सी। क्या है कि प्लांट, ये प्लांट, ये क्या है? दिस इज सनलाइट, यू कैन सी। अब सनलाइट ने क्या किया था? सनलाइट ने ग्रीन फोटोसिंथेसिस किया। उसने क्या किया? यू कैन सी दिस डायग्राम कि ये क्या है? सन है। सनलाइट की क्या हुआ? यहाँ ग्रीन प्लांट है, फोटोसिंथेसिस हुआ। इस प्लांट को किसने खाया? डियर ने खाया। अब डियर को किसने खाया? लाइन ने खाया। तो ये सारी साइकिल ऐसे चल रही है, बिकॉज एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर फूड। तो एनिमल्स क्या कर रहे हैं? तो हमारा ये जो डियर है, ये क्या हुआ? हमारा डियर ने क्या खाया? हमारे डियर ने खाया प्लांट लिया। उसने तो नॉन वेज नहीं खाया। तो हमारे डियर ने जब प्लांट लिया, तो डियर इज ईटिंग दिस ग्रीन प्लांट। तो हमारा डियर क्या हुआ? हर्बीवोर हुआ। और ये जो लायन है, इसने क्या किया? हमारे डियर को खाया। तो ये क्या हुआ? कार्निवोर्स हुआ। दिस इज द कंप्लीट साइकिल दिखा रहा है कि कैसे। और यहाँ से ये क्या हो रहा है? हमारा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। कैसे सनलाइट की प्रेजेंस में कैसे फूड मैन्युफैक्चर हो रहा है प्लांट में। अब जो खाना ये बन गया है, तो ये कौन खा रहा है? डियर खा रहा है, क्योंकि ग्रीन प्लांट से खा रहा है डियर। तो ये हर्बीवोर्स हुआ, वेजिटेरियन। और ये डियर, लायन डियर को खा रहा है, तो इनको हम क्या कहते हैं? कार्निवोर्स कहते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट साइकिल, यू कैन सी। अब सैप्रोफाइट्स एक कैटेगरी होती है। सैप्रोफाइट्स क्या होती हैं? सैप्रोफाइट्स लाइक फंजाई डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग मैटर पे खान डेड और डिकेइंग मैटर को खाते हैं, उन पे निर्भर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सैप्रोफाइट्स कहते हैं। You can see this diagram. This is diagram of the fungi. They live on dead and decaying matter. तो क्या है? ये saprophytes हैं। Now the question arises, what is important is ultimately all the food that is required for respiration comes from photosynthesis। तो क्या important है कि जो खाना पूरा respiration के लिए जरूरी है, वो कहाँ से आ रहा है भाई? फोटोसिंथेसिस से आ रहा है। फोटोसिंथेसिस से मैन्युफैक्चर हो रहा है, फोटोसिंथेसिस से खाना बन रहा है। So this chapter deals with cellular respiration। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? कैसे सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, सेल्स के अंदर कैसे रेस्पिरेशन हो रहा है, वो हम पढ़ेंगे। किस तरह से ये सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कैसे रिएक्टेंट्स क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और कहाँ ये सब रेस्पिरेशन हो रहा है। नाउ व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन? सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन और मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल within the cell to release energy and trapping of this energy for the synthesis of ATP। तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? ये मैकेनिज्म है जिससे हमारा कॉम्प्लेक्स जो फूड है वो ब्रेक डाउन हो रहा है। क्यों ब्रेक डाउन हो रहा है? क्योंकि हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन है। अब इतना बड़ा खाना तो वी कैन नॉट डाइजेस्ट, तो क्या करेंगे? वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन होगा।
तो वो जब ब्रेक डाउन हो रहा है तो क्या कर रहा है, एनर्जी को रिलीज कर रहा है। और ये एनर्जी किस लिए यूज हो रही है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी यूज हो रही है। और एटीपी से हमें पता है एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी है, तो जिससे हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। और फोटोसिंथेसिस से हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ है भाई, क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, वेयर द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हो रहा है। और ये कहाँ टेक प्लेस करता है, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में। यूकैरियोट्स में कहाँ होता है ये, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। Now the breaking of carbon-carbon bonds of complex compound through oxidation within the cells lead to releasing of considerable amount of energy. तो जब हमें पता है कि हमारे खाने में क्या है भाई, कार्बन, बहुत सारे कार्बन बॉन्ड्स होंगे, तो जब खाना टूटेगा तो कार्बन बॉन्ड्स भी टूटेंगे, और वो अल्टीमेटली क्या करती है, ऑक्सीडेशन होता है उनके वजह से। कहाँ होता है, सेल्स के अंदर होता है, और जिसकी वजह से वो एनर्जी को रिलीज करते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं हम रेस्पिरेशन। नाउ जो कंपाउंड्स है जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं इस प्रोसेस में, उसको हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स क्या हुए, वो कंपाउंड जो जिनमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं रेस्पिरेशन में, उनको हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स कहेंगे। अब ये रेस्पिरेटरी सब्सटेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके वजह से क्या मिल रही है, हमें एनर्जी मिल रही है रेस्पिरेशन में। क्या हो गए रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, कहाँ मिलता है हमें, प्रिंसिपल रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट विच इज फाउंड इन प्लांट्स। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, हमें ब्रेड में मिलता है, पोटैटो में मिलता है, ग्रे राइस में मिलता है, दलिए में मिलता है। और क्या है, ये प्रिंसिपल कार्बोहाइड्रेट्स है, जो सबस्ट्रेट है जो प्लांट्स में भी हमें मिलता है। सेकंड क्या है, सेकंड इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कहाँ मिलता है, हमें पता है, हमें मिल्क में प्रोटीन मिलता है, फिश में मिलता है, मीट में मिलता है, बटर में मिल रहा है, इन सब चीजों में क्या, एग में मिलता है हमें प्रोटीन्स। नाउ थर्ड इज फैट्स। हमें पता है फैट्स हमें कहाँ, ऑयल में मिलते हैं, आलमंड्स में मिल रहे हैं फैट्स। विटामिन, हमें पता है विटामिन, ऑर्गेनिक एसिड्स कहाँ मिलेंगे, हमें फ्रूट्स में, सिट्रस फ्रूट्स में ऑर्गेनिक एसिड्स मिलते हैं। अब क्या है, ये सारे हमने कहा जब ये कंपोनेंट्स है, तो जब ये ऑक्सीडाइज होंगे तो क्या देंगे, एनर्जी देंगे। प्रोटीन भी एनर्जी देगा, कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी देगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स को ये व्हेन दे आर ऑक्सीडाइज दे रिलीज एनर्जी, बट प्रोटीन, फैट्स, ऑर्गेनिक एसिड कैन बी यूज एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन सम प्लांट्स। तो ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कुछ प्लांट्स में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स की तरह यूज होते हैं। नाउ ये जो एनर्जी मिल रही है हमें ऑक्सीडेशन से, जो रेस्पिरेशन में हो रहा है ऑक्सीडेशन, ये डायरेक्टली यूज नहीं होती है, ये यूज होती है क्यों, सिंथेसाइज, इनडायरेक्टली यूज हो रही है, किस लिए, सिंथेसाइज करने के लिए हमारी एटीपी, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब ये एटीपी है जो, ये क्या होगा, ये भी टूटेगा। और जब एटीपी टूटेगा, व्हेनेवर एनर्जी इज नीडेड टू बी यूटिलाइज, जब भी हमें एनर्जी यूटिलाइज करनी होगी, हमारी ये जो एटीपी है, इसको, ये टूटेगा और हम एनर्जी को यूटिलाइज कर पाएंगे। ATP acts as energy currency of the cell. This is very important. Many times this question is asked कि energy currency of the cell किसको कहा जाता है, energy currency of the cell कहा जाता है ATP को। इसीलिए energy currency of the cell कहा जाता है, क्योंकि जब ये टूटती है तो क्या देती है, हमें एनर्जी देती है। ATP, you can see ATP hydrolysis. ATP is broken down and it gives ATP plus phosphate, and ATP is broken down to give energy. क्या देती है, एनर्जी देती है। Do plants breathe? क्या plants breathe करते हैं? Yes, plants breathe and they require oxygen for respiration and they give out carbon dioxide. क्या दे ऑक्सीजन अंदर लेते हैं रेस्पिरेशन में, और क्या बाहर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। Plants, unlike animals, do not have any specialized organs for gaseous exchange. तो प्लांट्स में कोई बहुत स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है गैसियस एक्सचेंज के लिए, बट हमें पता है प्लांट्स के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स में, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, लेंटिसल्स कहते हैं, और इनके थ्रू ही उनका रेस्पिरेशन होता है। नाउ यू कैन सी दिस डायग्राम। ह्यूमंस में क्या है भाई, ह्यूमंस में तो लंग्स हैं रेस्पिरेशन के लिए। दिस इज द डायग्राम ऑफ द लंग, यू कैन सी, तो लंग्स हैं,
इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के लिए लंग्स होते हैं, बट हमारे प्लांट्स में क्या होता है, स्टोमेटा और लेंटिसल्स होते हैं जिनसे रेस्पिरेशन होता है। नाउ यू कैन सी दिस इज द डायग्राम ऑफ द लेंटिसल्स, छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स हैं जिनसे गैसियस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। This is the diagram of the stomata. This is pore like, you can see कि इसके अंदर से क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगी और बाहर आएगी। Now there are several reasons कि हमारे plants they get along without respiratory organs. सबसे पहले each plant part takes care of its own gaseous exchange. तो ऐसा नहीं है कि जैसे हमारी बॉडी में है कि हमारी बॉडी में लंग्स हैं, तो लंग्स के क्या पूरे बॉडी का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो लंग्स है और लंग्स के में ही रेस्पिरेशन होगा। तो हमारे प्लांट में क्या होगा कि अलग अलग पार्ट में अलग अलग गैसियस एक्सचेंज होगा। ऐसा नहीं है कि पूरे प्लांट का जो रेस्पिरेशन है एक ही पार्ट करेगा। सेकेंड, प्लांट्स डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड्स फॉर गैस एक्सचेंज। ऐसा नहीं है कि प्लांट्स की बहुत बड़ी डिमांड है गैस एक्सचेंज की, तो इसलिए जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो भी गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं। लाइक कहाँ से होता है, रूट से, स्टेम से, लीफ से, वो क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं एट डिफरेंट रेट्स। अलग अलग रेट्स पे रेस्पिरेशन होता है जहाँ, और ये रेट कैसे होता है, ये एनिमल से कम होता है। जो एनिमल्स में होता है रेस्पिरेशन रेट उससे कम होता है। ये सिर्फ फोटोसिंथेसिस में हम देखते हैं कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज एक्सचेंज। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस एक्सचेंज होता है, क्योंकि लीफ की अपनी नीड्स होती हैं और स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होगा क्योंकि खाना बन रहा है, दैट इज फोटोसिंथेसिस हो रहा है। नाउ व्हेन सेल्स photosynthesize, availability of oxygen is not a problem in these cells since oxygen is released within the cell. तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज होती है विद इन द सेल। थर्ड, द डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज बल्की प्लांट इज नॉट ग्रेट। तो जैसे हमारे ह्यूमंस में होता है कि बहुत लार्ज डिस्टेंस है, हमारे तो लंग्स ही रेस्पायर कर रहे हैं बस, ठीक है ना, और बॉडी ऑर्गन्स नहीं, तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है एक बॉडी पार्ट दूसरे बॉडी पार्ट में। बट प्लांट्स में क्या है कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, लार्ज डिस्टेंस में भी बल्कि प्लांट्स इज ऑफ नॉट ग्रेट। तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है इसलिए आसानी से गैसियस डिफ्यूजन हो जाता है। Now each living cell in a plant is located quite close to the surface of the plant. एक एक सेल बहुत पास है जिसकी वजह से gaseous exchange बहुत आसानी से हो जाता है। And this is true for leaves, but for thick woody stems, roots, ये क्या रेस्पिरेशन करेंगे, लेंटिसल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। तो हमारा जो कंबशन होता है ग्लूकोज का, क्या प्रोड्यूस करता है, CO2 और वाटर जो एंड प्रोडक्ट्स हैं और एनर्जी देते हैं एज हीट। तो ये हम देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, हमारा ये जो शुगर है और प्लस ऑक्सीजन, ये क्या दे रहा है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर देता है और एनर्जी देता है। तो अल्टीमेटली हमने देखा कि रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन फूड हो रहा है। और ये प्लांट सेल्स कैसे कर रही हैं, ये प्लांट सेल्स, इनकी स्ट्रैटेजी क्या है कि ये क्या कर रही है, ग्लूकोज को कैटाबलाइज कर रही है इन सच अ वे दैट ऑल द लिबरेटेड एनर्जी गोज आउट एज हीट। ये ग्लूकोज को क्या करती है, कैटाबलाइज करती हैं कि सारी जो एनर्जी है वो बाहर चली जाए, किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। और जरूरी नहीं है कि जो ग्लूकोज ये कैटाबलाइज करिए सिर्फ सिंगल स्टेप में हो, ये बहुत कॉम्प्लेक्स 2-3 स्टेप्स में भी हो सकता है, और एनर्जी फॉर ATP synthesis. Now during the process of respiration, oxygen is utilized and CO2 and water are released at end products. तो हमें पता है रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है और CO2 और वाटर एंड प्रोडक्ट्स में रिलीज हो रहे हैं। कंबशन रिएक्शन है, दैट मीन्स कि रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। नाउ व्हाट इज कंबशन, कंबशन क्या होता है, कंबशन वो प्रोसेस है
जिसमें हम किसी चीज को बर्न कर रहे हैं और रैपिड केमिकल रिएक्शन हो रहा है एक सब्सटेंस का, और क्या इन्वॉल्व कर रहा है, वो ऑक्सीजन इन्वॉल्व कर रहा है, और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी चीज को हम बर्न करते हैं तो कंबशन कहते हैं, और क्या प्रोड्यूस करता है, हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। नाउ यू कैन सी दिस डायग्राम, सनलाइट की प्रेजेंस, क्या फ्यूल है, ऑक्सीजन है, हीट है, तो ये एग्जॉस्ट हो रहे हैं और क्या हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो दिस इज कंबशन। अब बेसिकली क्या है कि हमारा जो रेस्पिरेशन है दो तरह का होता है। एक तो हम कहते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन, respiration is basically of two type, one is aerobic and one is anaerobic. Aerobic respiration क्या होता है, वो respiration which is occurring in presence of ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसको हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। बेसिकली रेस्पिरेशन दो ही तरह के होते हैं, कि एक तो एनारोबिक और एरोबिक। अब जो ऑर्गेनिज्म जिनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उनको हम क्या कहते हैं, एनएरोब्स। वो ऑर्गेनिज्म जिसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उनको हम क्या कहते हैं, एनएरोब्स। वो ऑर्गेनिज्म जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उनको हम कहते हैं एरोब्स। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमें पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन कितने तरह का होता है। तो एनारोबिक कंडीशन में कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अडेप्ट करते हैं एनारोबिक कंडीशन में, और कुछ ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं। नाउ फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव का क्या मतलब है, फैकल्टेटिव वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट कैन लिव एंड ग्रो विद और विदाउट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो फैकल्टेटिव ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो रह सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं विद और विदाउट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ऑब्लिगेट एनारोब्स कौन से होते हैं, ऑब्लिगेट एनारोब वो ऑर्गेनिज्म है दैट कैन ग्रो ओनली इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। सिर्फ एब्सेंस में ही ग्रो कर सकता है, एब्सेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में ही ग्रो कर सकता है ऑब्लिगेट एनारोब्स। Now energy is required to carry out all daily activities, like we will practice some questions like energy is required to carry out all daily life activities like reproduction, absorption, transport, 1 2 3। तो हमें पता है कि सारे में हमें एनर्जी चाहिए, रिप्रोडक्शन में भी चाहिए, एब्जॉर्प्शन में भी चाहिए, ट्रांसपोर्ट में भी चाहिए। ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड आर सैप्रोफाइट्स, एनिमल्स, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई। तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हमें पता है कौन से होते हैं, वो साइनोबैक्टीरिया होते हैं। What is the mechanism which is involved in breaking of food materials within the cell to release energy, and same energy is used to synthesize ATP? Cellular respiration, nitrogen metabolism, reproduction, photosynthesis। हमें पता है सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी इज सिंथेसाइज। Interconnected network of air space in roots, stem and leaves of plant body is because of loosely arranged parenchyma, closely arranged parenchyma, stomata and lenticels। हमें पता है किसकी वजह से होता है, लूजली अरेंज पैरेंकाइमा सेल्स। The complete combustion of glucose produces CO2, oxygen, water and 1 and 3। तो कंप्लीट कंबशन, जब हम ग्लूकोज को बर्न करते हैं कंप्लीट कंबशन, तो हमें क्या प्रोड्यूस होता है, हमें पता है CO2 भी प्रोड्यूस होता है और वाटर भी प्रोड्यूस होता है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्लाइकोलिसिस। इससे आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके नीट एग्जाम में और क्लास 11th में भी। तो ये साइकिल ग्लाइकोलिसिस हमें पता होनी चाहिए। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लाइकोलिसिस, व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है।
ग्लाइकोलिसिस को इन ग्रीन वर्ड्स मीन्स ग्लाइकोस का मतलब होता है शुगर एंड लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ शुगर। तो ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है कि हमारी जो शुगर है वो स्प्लिट कर रही है, तो स्प्लिटिंग ऑफ शुगर। तो ग्लाइकोलिसिस क्या है? इट इज फर्स्ट स्टेज ऑफ रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म। सबसे पहली स्टेज है रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म की, in which hexo sugars undergo partial oxidation to form two molecules of pyruvic acid। तो हमें पता है पायरुविक एसिड कैसे 3 कार्बन कंपाउंड है और हेक्सो शुगर 6 कार्बन कंपाउंड है, तो क्या पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनाने के लिए। ग्लाइकोलिसिस ये भी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कॉमन स्टेप है बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड इट अकर्स इन साइटोसोल। तो ये कॉमन स्टेप है किसके बीच में? एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। और कहाँ अकर करती है? साइटोसोल में अकर करती है। अब हमें पता है ग्लाइकोलिसिस एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस होते हैं ग्लाइकोलिसिस में, और ये कुछ साइंटिस्ट ने ट्रेस किए थे। कौन से? जैसे एम्बनम, मेयरॉफ एंड पार्नास। क्योंकि 3 साइंटिस्ट ने सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन ट्रेस किए थे, इसलिए ग्लाइकोलिसिस को हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। साइंटिस्ट के नाम पे बेस है, इसीलिए हमें इनको क्या कहते हैं? ईएमपी पाथवे कहते हैं। दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ एम्बनम, मेयरहॉफ and Parnas. These 3 scientists discovered this cycle and this is known as EMP pathway. क्या होती है सुक्रोज? हमें पता है सुक्रोज कन्वर्ट होगी किसमें? ग्लूकोज में। और फ्रक्टोज कन्वर्ट होती है इन्वर्टेज में, और ये दोनों मोनोसैकराइड्स रेडिली क्या करती हैं? ग्लाइकोलिटिक पाथवे में एंटर करती हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज फॉस्फोराइलेट टू गिव ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब हमें रिएक्शंस देखनी है कि हमारे ग्लाइकोलिसिस साइकिल में कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ द glycolysis cycle. This is very important. You should know each and every step of glycolysis. क्या होता है कि हमारा ग्लूकोज है, हमारा ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? हेक्सोकाइनेज। और एक एटीपी मॉलिक्यूल इसमें यूज होता है। फिर ग्लूकोज 6 phosphate is again converted into fructose 6 phosphate in presence of enzyme phosphoglucose isomerase। ये fructose 6 phosphate किसमें कन्वर्ट होता है? fructose 1,6 bis phosphate में, और किसके प्रेजेंस में? phosphofructokinase। Now this fructose 1,6 bis phosphate it is converted into GLAP and DAP, and further it is converted into 1,3 bis phosphate glycerate in presence of enzyme GLAP hydrogenase। ये किस में कन्वर्ट होगा? 3 phosphoglycerate में, and finally it is converted into 2 phosphoglycerate, and this 2 phosphoglycerate is converted into phosphoenol pyruvate, and finally we get pyruvate। किसके एंजाइम्स, किस एंजाइम की प्रेजेंस में? पाइरुवेट काइनेज। तो फाइनली हमें ग्लूकोज से क्या मिला? ग्लूकोज से हमें क्या मिला? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट। पाइरुवेट कैसा है? C3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड है पाइरुवेट। तो दिस इज द कंप्लीट साइकिल ऑफ ग्लाइकोलिसिस। कहाँ होती है? साइटोसोल में है। सारे रिएक्शंस हमने डिस्कस करे कि कैसे कैसे होते हैं। हर एक रिएक्शन स्टेप एक एक एंजाइम की प्रेजेंस में हो रहा है। फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट स्प्लिट करता है धाप एंड PGAL। सो दिस इज कैटलाइज्ड बाय एल्डोलेज। ये फर्दर आइसोमराइज होता है और रिएक्शन क्या बनाता है? ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमरेज। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज रिएक्शंस। क्या देता है? 2 NADH2 मॉलिक्यूल बनाता है। तो पायरुविक एसिड हमें पता है क्या बनती है? की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। फाइनली हमें ग्लूकोज से क्या मिल रही है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड मिल रहे हैं। और पायरुविक एसिड क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड है। तो व्हाट इज द मेटाबॉलिक रेट ऑफ पायरुवेट? अब ये जो दिस डिपेंड्स ऑन सेलुलर नीड। किसमें डिपेंड करता है? सेलुलर नीड पे डिपेंड करता है कि सेलुलर नीड क्या है, उस हिसाब से पायरुविक एसिड काम करता है। अब देयर आर 3 मेजर वेज इन विच
The cells handle pyruvic acid in glycolysis. क्या है, या तो पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में, या एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, या एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो पायरुवेट एसिड का पेट क्या होता है, 3 जगह जा सकता है, या तो एसिड फर्मेंटेशन में जा सकता है लैक्टिक एसिड जो मसल्स में हो रही है, या एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जा सकता है, या एरोबिक रेस्पिरेशन में जा सकता है। फर्मेंटेशन में पता है कहाँ होती है, एनारोबिक कंडीशन है फर्मेंटेशन, बहुत प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में होती है। ऑक्सीजन की किसमें, एब्सेंस में होगी फर्मेंटेशन। For this complete oxidation of glucose to CO2 and water and oxygen adopt the Krebs cycle which is known as anaerobic respiration. तो क्या होगा, फर्मेंटेशन में क्या CO2 और वाटर में कन्वर्ट होगी और Krebs cycle में एंटर कर जाएगी। And Krebs cycle, this is required for oxygen supply. Now we will practice some questions like first, aerobic respiratory pathway is approximately termed as पैराबोलिक, एम्फीबोलिक, एनाबोलिक, कैटाबोलिक। तो हमें पता है एरोबिक पाथवे क्या है, एम्फीबोलिक पाथवे होता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट इज इथाइल अल्कोहल, पायरुविक एसिड, मिथाइल अल्कोहल, मैलिक एसिड। हमें पता है एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, इसमें क्या देता है, इथाइल अल्कोहल देता है। द एनर्जी रिलीज्ड process in which substrate is oxidized without an external electron acceptor is called aerobic respiration, glycolysis, fermentation, photorespiration. हम क्या है होता है, ये ग्लाइकोलिसिस होता है जिसमें सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। From among the following, identify the substrate required for only oxidative reaction that occur in glycolysis. 3-phosphoglyceric acid, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate, फ्रक्टोज 6-phosphate, ग्लूकोज 6-phosphate। हमें पता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate सबस्ट्रेट है जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो रहे हैं। Which of the following organic catalyst is involved in initiation of EMP pathway? Enolase, hexokinase, aldolase, pyruvic kinase. Hexokinase is the correct answer. During EMP pathway, reduction of NAD plus to NADH H plus takes place by the activity of these are the 3 substrate, and we know G3P dehydrogenase is the correct answer. The key product of glycolysis is pyruvic acid. These are 4 options and we know that correct answer is pyruvic acid. जो product है क्या बनता है, ग्लूकोज से सीधे 2 molecules of pyruvic acid are formed. During glycolysis, the ratio of ATP consumed, NADPH, H plus and ATP is liberated 1:2:4, 2:1:1, and these are the 4 options. So the correct answer is 1:1:2. What is incorrect about glycolysis? Oxygen utilized in the beginning, CO2 liberated at the end, 2 ATP net gain, no decarboxylation. हमें पता है क्या इनकरेक्ट है, तो हमें पता है क्या इनकरेक्ट है। फर्स्ट, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड इन द बिगिनिंग, ये भी इनकरेक्ट है, और सेकंड, CO2 liberated at the end. So 1 and 2 are the incorrect statement. Respiratory reactions which occur in cytosol, pyruvic acid to acetyl coenzyme, 2-PGA to PEP, glucose 6-phosphate to fructose 6-phosphate, malic acid to OAA. करेक्ट आंसर इज सेकेंड एंड थर्ड। तो क्या होगा, 2-PGA कन्वर्ट होता है PEP में और ग्लूकोज 6-phosphate कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6-phosphate में। ये 2 रिएक्शंस हैं जो साइटोसॉल में होते हैं। सो प्लीज लाइक एंड press the bell icon and subscribe my channel to get more videos.